बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम 8th क्लास। आज हम अपना इंग्लिश का यूनिट नंबर 3 पढ़ेंगे। पहले 2 चैप्टर हम अपने कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम यूनिट नंबर 3 पढ़ेंगे। यूनिट नंबर 3 में हमारे पास पोइम है ऑन द ओशन। ठीक है, स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रही है ऑन द ओशन, समंदर के ऊपर। ठीक है, हम इसके टाइटल से भी अंदाज़ा कर सकते हैं कि ये ओशन के बारे में है, समंदर के बारे में है। ठीक है, समंदर के बारे में बताया जाएगा इसमें कि वहाँ क्या हालात थे, क्या सिचुएशन थी। ठीक है, तो चलते हैं इसके टेक्स्ट की तरफ। 3 स्टैंजाज हमें इसमें दिए गए हैं। ओके, फर्स्ट स्टैंजा से रीडिंग स्टार्ट करते हैं। ऑल इन अ हॉट एंड कॉपर स्काई द ब्लडी सन एट नून राइट अप अबव द मास्ट डिड स्टैंड नो बिगर देन द मून। ठीक है, ऑल इन अ हॉट एंड कॉपर स्काई, दहकता हुआ और तांबे जैसा सूरज। ठीक है, यानी मुकम्मल तौर पर चमकता हुआ सूरज। द ब्लडी सन एट नून, ब्लडी सन एट नून, दोपहर के वक़्त मुकम्मल तौर पर दहकता हुआ, मुकम्मल तौर पर चमकता हुआ। ब्लडी सन, ब्लड की तरह सुर्ख दिखाई देने वाला। ठीक है, राइट अप अबव द मैस्ट डिड स्टैंड। ठीक है, मस्तूल के एन ऊपर खड़ा हुआ। ठीक है, मैस्ट कहते हैं मस्तूल को। नो बिगर देन द मून, सूरज से ज़्यादा बड़ा नहीं है। ठीक है, ये फर्स्ट स्टैंजा में हमें सिचुएशन बताई जा रही है सन के बारे में कि सन की उस वक्त क्या कंडीशन है। मुकम्मल तौर पर चमक रहा है, मस्तूल के एन ऊपर खड़ा है। ठीक है, दोपहर के वक्त जो सन है वो ब्लडी सन की तरह दिखाई देता है, ब्लड की तरह रेड कलर हो जाता है उसका, इसलिए उसको यहाँ पे पोइट ने ब्लडी सन कहा है। ठीक है, तो फर्स्ट स्टैंजा में हमें सन के बारे में बताया गया है कि सन कैसे है, सन की क्या सिचुएशन है, किस तरह से वो चमक रहा है, तांबे जैसा दिखाई दे रहा है। सेकंड स्टैंजा में है डे आफ्टर डे, डे आफ्टर डे। ठीक है, दिन के बाद दिन, दिन के बाद दिन गुजरते गए। वी स्टक नॉर ब्रीथ नॉर मोशन। ठीक है, वी स्टक हम बंद हो गए, नॉर ब्रीथ ना ही कोई सांस लिया गया, नॉर मोशन और ना ही कोई हरकत हुई। ठीक है, कि मुकम्मल तौर पर बंद हो गए, ना किसी ने सांस लिया, ना ही कोई हरकत कर सका। स्टक और मोशन को हाईलाइट करके दिखाया गया है। ठीक है, स्टक का मतलब होता है बंद हो जाना, मोशन का मतलब होता है हरकत। ठीक है, नॉर मोशन, ना ही कोई हरकत हुई। ओके, एज आइडल एज अ पेंटेड शिप, बिल्कुल किसी पेंटेड शिप की तरह, तस्वीर में बनाए गए जहाज की तरह साकिन। ठीक है, यानी बेहिस्सो हरकत, जैसे पेंट किया गया जहाज पेंटेड शिप की तरह। एज आइडल एज अ पेंटेड शिप, बेहिस्सो हरकत। अपॉन अ पेंटेड ओशन, और एक तस्वीर पर बने हुए समंदर की तरह। ठीक है, समंदर के ऊपर, सॉरी। ठीक है, अब पेंटेड ओशन भी वही होगा कि ओशन भी बिल्कुल बेहिस्सो हरकत है। ठीक है, और हमारे पास शिप भी बिल्कुल बेहिस्सो हरकत है, तो हम क्या कहेंगे, जैसे कि तस्वीर में बनी हुई शिप और तस्वीर में बना हुआ समंदर, बिल्कुल हालात ऐसे थे। ठीक है, अब यहाँ पे लोगों की सिचुएशन बताई जा रही है कि लोग बिल्कुल स्टक होके रह गए थे, ना ही कोई हरकत थी, ना ही कोई मोशन थी। ठीक है, थर्ड स्टैंजा है हमारे पास, वाटर वाटर एवरीवेयर। ठीक है, पानी ही पानी हर तरफ। एंड ऑल द बोर्ड्स डिड श्रिंक, श्रिंक कहते हैं सुकड़ जाने को। ठीक है, और तमाम बोर्ड जो थे, तख्ते जो थे, वो श्रिंक हो गए थे, सुकड़ गए थे। वाटर वाटर एवरीवेयर, पानी ही पानी हर तरफ। बट नॉट अ ड्रॉप टू ड्रिंक, लेकिन एक भी कतरा पीने के लिए नहीं। ठीक है, अब ऐसा क्यों कहा गया है, क्योंकि समंदर का पानी साल्टी था और लोग उसे पी नहीं सकते थे। हाँ जी, यहाँ पे बताया गया है कि हर तरफ पानी ही पानी था समंदर में, लेकिन पीने के लिए एक ड्रॉप भी नहीं था। ठीक है, क्योंकि समंदर का पानी साल्टी था और लोग बिल्कुल स्टक हो गए थे, लोगों के पास पीने के लिए पानी नहीं था। ठीक है, और तमाम बोर्ड जो थे शिप के, तमाम तख्ते जो थे वो श्रिंक हो गए थे, सुकड़ गए थे। ठीक है, हाँ जी, आप देख सकते हैं नीचे पोइट का नेम हमें दिया गया है सैमुअल टेलर कॉलेरिज। ठीक है, ये लाजमी है, पता होना चाहिए कि पोइम कौन से पोइट की लिखी हुई है। ऑन द ओशियन के पोइट का क्या नाम है, सैमुअल टेलर। तो हमने इसको पोइट को हाईलाइट कर लिया है, देख लें, हाईलाइट करें ताकि हमें याद रहे कि सैमुअल टेलर कॉलेरिज की पोइम है ऑन द ओशन। ठीक है, जिसके ये 3 स्टैंजाज जो हमने पढ़े हैं। ओके, नेक्स्ट हमारे पास क्या है टॉपिक, अबाउट द पोइट, पोइट के मुतालिक। तो देखते हैं कि पोइट के मुतालिक यहाँ पे क्या है। एस.टी. कॉलेरिज 1772 to 1834 वाज एन इंग्लिश पोइट, लिटरेरी क्रिटिक एंड अ फिलोसोफर। ठीक है, वो लिटरेरी क्रिटिक थे, इंग्लिश पोइट थे एंड अ फिलोसोफर। अमंग हिज पोइटिक वर्क्स, उसके पोइटिक वर्क्स में द राइम ऑफ एंशिएंट मारिनर एंड
कुबला खान आर द मोस्ट अप्रिशिएटेड एंड वेल नोन पोइम्स। ठीक है, ये उसकी वेल नोन पोइम्स हैं। ठीक है, बायोग्राफिया लिटरेरिया इज हिज मेजर प्रोज वर्क। बायोग्राफिया लिटरेरिया उसका प्रोज वर्क है। उसके अलावा राइम ऑफ एंशिएंट मारिनर एंड कुबला खान जो है वो उसकी अप्रिशिएटेड और अच्छी तरह से जाने वाली वेल नोन पोइम्स हैं। ठीक है, हाँ जी, नेक्स्ट है हमारे पास अबाउट द पोइम। ठीक है, अब हम देखेंगे पोइम के मुतालिक। These stanza have been taken from S.T. College poem The Rime of Ancient Mariner, one of the most influential poem in English language। ठीक है, इंग्लिश लैंग्वेज में बहुत ही इन्फ्लुएंशियल पोइम है द राइम ऑफ द एंशिएंट मारिनर, जिसमें से ये 3 स्टैंजास लिए गए हैं। ठीक है, ये एस.टी. कॉलेज की पोइम है द राइम ऑफ एंशिएंट मारिनर। तो इसको भी हम हाईलाइट करके दिखाएंगे ताकि हमें ये याद रहे कि ये 3 स्टैंजास हमने कौन सी पोइम से लिए हैं। द राइम ऑफ एंशिएंट मारिनर से लिए गए हैं 3 स्टैंजास, और ये पोइम किसकी है? एस.टी. कॉलेज की। इन्फ्लुएंशियल पोइम है इन इंग्लिश लैंग्वेज। ओके, This poem is about an old sailor who narrates his long story about a voyage in which his entire crew was killed। ठीक है, ये एक बूढ़े मलाह की स्टोरी है जो जिसमें उसने बताया है कि उसने कैसे समुद्र में कौन सी मुश्किलात का सामना किया और उसका तमाम क्रू जो था, तमाम लोग जो थे वाज किल्ड, वो मारे गए थे। ठीक है, तो वो अपनी मुश्किलात और अपनी तमाम तकलीफ के बारे में इसमें बयान करता है कि कैसे उस वक़्त जो है वो हालात थे और कैसे उन्होंने उस वक़्त सर्वाइव किया वहाँ पे। In the given stanza, the narrator explains the hardships and dangers that they encountered during the sea voyage। ठीक है, स्टैंजाज में नरेटर जो है, पोइट जो है वो क्या एक्सप्लेन करता है अपनी हार्डशिप्स और डेंजर्स को दैट दे इनकाउंटर, जो उन्होंने बर्दाश्त की ड्यूरिंग द सी वॉइज के दौरान या समंदर के सफ़र के दौरान, बहरी सफ़र के दौरान उन्होंने जो मुश्किलात का सामना किया उनके बारे में यहाँ पे बताता है इस पोइम में जो हम पढ़ चुके हैं। ओके, अब आ जाते हैं नेक्स्ट पेज की तरफ। नेक्स्ट पेज में हमारे पास क्या है? आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। 5 क्वेश्चंस हमें दिए गए हैं। राइट द मेन आइडिया ऑफ द पोइम, डिफाइन द ब्लडी सन, व्हाई एवरीथिंग वाज स्टक, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय पेंटेड ओशियन, एक्सप्लेन द लास्ट स्टैंजा इन योर ओन वर्ड्स। ठीक है, तो ये 5 क्वेश्चंस के आंसर्स को देखते हैं। हाँ जी, देख सकते हैं आप स्क्रीन पे। क्वेश्चन नंबर 1 है राइट द मेन आइडिया ऑफ द पोइम। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट थिंग होती है कि आपको पता हो कि पोइम में मेन आइडिया क्या है, मेन पॉइंट क्या है जिस पे बात की जा रही है। ठीक है, द मेन आइडिया ऑफ द पोइम इज दैट द सेलर्स इनकाउंटर हार्डशिप्स एंड डेंजर्स ऑफ सी ब्रेवली। ठीक है, बट ड्राइड ऑफ द थर्स्ट एज नो ह्यूमन बीइंग कैन लाइव विदाउट वाटर। ठीक है, लेकिन क्या हुआ, लोग वहाँ पे थर्स्ट की वजह से मारे गए क्योंकि कोई भी इंसान पानी के बगैर जिंदा नहीं रह सकता। उन्होंने हार्डशिप्स का ब्रेवली, बहादुरी से मुकाबला किया, लेकिन क्या हुआ, थर्स्ट की वजह से, प्यास की वजह से, पानी न मिलने की वजह से वो सब लोग मारे गए। ठीक है, ये मेन आइडिया है पॉइंट का। सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास, डिफाइन द ब्लडी सन। ब्लडी सन क्या है ये बताना है। द ब्लडी सन इज अ मेटाफर इन दिस पोइम। ठीक है, ये मेटाफर यूज किया है पोइट ने। दिस सन इज ऑलवेज एट इट्स क्लाइमैक्स एट नून। ठीक है, दोपहर को ये बिल्कुल अपने अरूज पे होता है। किसकी बात हो रही है? सन की बात हो रही है, सूरज की। द सन लुक्स लाइक द रेड कलर ऑफ द ब्लड। सन जो है दोपहर के वक़्त रेड कलर यानी ब्लड की तरह दिखाई देता है। देयरफॉर, इसलिए द पोइट हैज़ यूज दिस मेटाफर, पोइट ने ब्लडी सन का मेटाफर यूज़ किया है। ठीक है, जब सूरज मुकम्मल आबोताब के साथ चमकता है तो क्या होता है, वो रेड कलर का दिखाई देता है, हमें ब्लड की तरह दिखाई देता है, इसलिए पोइट ने ये मेटाफर यूज़ किया है ब्लडी सन का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 3, वाई एवरीथिंग वाज स्टक। ठीक है, हर चीज़ क्यों स्टक हो गई थी? ड्यू टू थर्स्ट द थ्रोट्स ऑफ द सेलर हैड ड्राइड, देयरफॉर दे कुड नॉट स्पीक एंड मूव बिकॉज ऑफ वीकनेस, सो दे वर नॉट इन अ पोजिशन टू सेल द शिप। ठीक है, क्या हो गया था कि प्यास की वजह से उनके गले खुश्क हो गए थे, ना ही वो बोल सकते थे, ना ही मूव कर सकते थे, बिकॉज ऑफ वीकनेस की वजह से। तो ऐसी हालत में वो शिप को सेल नहीं कर सकते थे। थर्ड क्वेश्चन है हमारे पास, फोर्थ क्वेश्चन। हाँ जी, फोर्थ क्वेश्चन है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय पेंटेड ओशियन। पेंटेड ओशियन से आप क्या अंडरस्टैंड करते हैं? इट्स मीन्स दैट द शिप वाज स्टैंडिंग स्टिल ऑन द ओशन एज अ पेंटेड शिप इज ऑलवेज मोशनलेस इन अ पिक्चर।
ठीक है, तो क्या मतलब है इसका कि शिप स्टैंड है, खड़ी हुई है ऑन द ओशन, समंदर पर, एज अ पेंटेड शिप, तस्वीर में बनी हुई शिप की तरह, इज ऑलवेज मोशनलेस इन अ पिक्चर, जो तस्वीर में हमेशा बेहिस हरकत ही रहती है। ठीक है, कि पेंटेड ओशन का यहाँ पे क्या अंडरस्टैंड होता है कि ओशन बिल्कुल वैसे ही खड़ा हुआ है जैसे तस्वीर में कोई शिप या कोई ओशन बना हुआ हो, और वो मोशनलेस तस्वीर में जैसे खड़ा रहता है वैसे ही खड़ा रहे एक ही तरह से। ठीक है, अब हमारे पास है लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। Question number 5 है explain the last stanza in your own words. हाँ जी, narrator of this stanza narrates that there was water everywhere as the ship stood motionless on the water. It affected all the boards of the ship and they shrank. There was water everywhere but not a single drop of water to drink for the thirsty sailors as the sea water was salty. ठीक है, ये हमें लास्ट स्टैंजा की एक्सप्लेनेशन दी गई है कि हर तरफ पानी ही पानी है लेकिन पीने के लिए नहीं है, और समंदर का पानी साल्टी है, थर्स्ट की वजह से लोग मारे गए, और जो शिप है, जो ओशन है, सब कुछ मोशनलेस है। जी, नेक्स्ट है हमारे पास बी पार्ट है अंडरलाइन द वर्ड्स इन द पोइम विच राइम विद दीज। ठीक है, उन वर्ड्स को अंडरलाइन करना है जो उनके साथ राइम बनाते हैं। ठीक है, हम आवाज़ अल्फाज को हमने पोइम में से लेना है और यहाँ पे हमने राइट करना है। ठीक है, ड्रिंक, ओशन एंड मून को देखते हुए हम देखेंगे कि कौन से वर्ड्स हम जो राइम इन वर्ड्स के साथ बनाएंगे। ओके, आप देख सकते हैं हमने राइट किया, यहाँ पे ड्रिंक के साथ है श्रिंक, ओके, ओशन के साथ होगा मोशन एंड मून के साथ होगा नून। ठीक है, इसी तरह क्या कर सकते हैं आप, अगर लगता है कि कुछ और वर्ड्स भी हैं तो वो आप यहाँ पे राइट कर सकते हैं जो इन वर्ड्स के साथ राइम बनाए, हम अल्फाज हों। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास प्रीफिक्स। ठीक है, प्रीफिक्स, द प्रीफिक्स दिस मीन्स नॉट एंड द प्रीफिक्स एंटर मीन्स बिटवीन, अमंग। फॉर एग्जाम्पल इंटीग्रेट, डिसइंटीग्रेट, नेशनल, इंटरनेशनल। ठीक है, प्रीफिक्स डिस हमें दिया गया है जिसका मतलब क्या है, नॉट, एंड प्रीफिक्स एंटर हमें दिया गया है जिसका मतलब बिटवीन या अमंग। ठीक है, इनको यूज करते हुए हम रूट वर्ड के साथ मिला के और वर्ड्स बनाएंगे। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल उन्होंने हमें दे दी है, इंटीग्रेट के साथ हमने डिस को मिलाया तो डिसइंटीग्रेट हो गया, नेशनल के साथ हमने इंटर को मिलाया है तो इंटरनेशनल हो गया। ठीक है, ये डिस और इंटर के प्रीफिक्सेस को यूज करते हुए हमने क्या किया है, डिसइंटीग्रेट और इंटरनेशनल बनाया है। हाँ जी, नेक्स्ट पेज पे आप देखें, एड प्रीफिक्स टू द फॉलोइंग वर्ड्स टू चेंज देयर मीनिंग्स। ठीक है, कि हमें वर्ड्स भी दिए गए हैं, प्रीफिक्स भी दिया गया है, उन रूट वर्ड के साथ प्रीफिक्स को मिलाते हुए डिस और इंटर के साथ हमने क्या करना है, नए वर्ड्स बनाने हैं। ठीक है, डिस हमें प्रीफिक्स है, इंटर हमारे पास प्रीफिक्स है, जैसे डिसइंटरेस्ट, डिसलाइक, डिसलॉयल, इंटरसिटी, इंटरकनेक्ट वगैरह, इनको यूज करते हुए हमने क्या करना है। हाँ जी, आप देख सकते हैं कि हमने प्रीफिक्सेस ऐड करते हुए नए वर्ड्स बनाए हैं। ठीक है, डिस और इंटर हमारे पास दो प्रीफिक्स थे, तो डिस और इंटर को यूज करते हुए हमने क्या किया, डिसइंटरेस्ट हो गया, डिसलाइक, डिसलॉयल, डिसजॉइंट, डिसफिगर। ठीक है, इसी तरह हमारे पास इंटर हो गया, इंटरसिटी, इंटरकनेक्ट, इंटरप्ले, इंटरैक्ट एंड इंटरलिंक। ठीक है, तो ये हमने प्रीफिक्सेस को ऐड करते हुए, यूज करते हुए, रूट वर्ड्स के साथ मिलाते हुए न्यू वर्ड्स बनाए हैं जिससे इनके मीनिंग भी चेंज हो जाते हैं। ठीक है, आप कोई भी प्रीफिक्स यूज करते हुए, कोई भी रूट वर्ड यूज करते हुए नए वर्ड्स बना सकते हैं, लेकिन नए वर्ड्स बनने के बाद उनके मीनिंग चेंज हो जाते हैं। ठीक है, इस कॉलम में आप देख सकते हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है सिमली। ठीक है, सिमली क्या होता है ये देखते हैं। अ सिमली कंपेयर्स टू थिंग्स यूजिंग लाइक और एज। ठीक है, लाइक और एज को यूज करते हुए दो चीजों को कंपेयर करने को सिमली कहा जाता है। ठीक है,
जहाँ पे हम एज और लाइक का वर्ड यूज़ करेंगे, ठीक है, और दो चीज़ों को आपस में मुवाजना करेंगे कि ये चीज़ इसकी तरह है, ठीक है। तो लेकिन एज और लाइक के वर्ड को यूज़ करते हुए तो उसको हम सिमिली कहते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, ही इज एज ब्रेव एज अ लायन, ठीक है, इसमें एज का वर्ड यूज़ हुआ, आप देख सकते हैं, ठीक है। तो इसको हम क्या कहेंगे, सिमिली कहेंगे। ही फोर्ट लाइक अ लायन, लाइक का वर्ड यूज़ हुआ है, आप देख सकते हैं, तो इसको भी हम सिमिली कहेंगे। यानी एज और लाइक के वर्ड यूज़ करते हुए हम दो चीज़ों का जब मुवाजना करते हैं, कंपैरिजन करते हैं, तो उसको हम सिमिली कहते हैं, ठीक है। या माइंड में रखना है आपने कि एज और लाइक के वर्ड को यूज़ करते हुए जब हम दो चीज़ों का कंपैरिजन करते हैं तो वो सिमिली कहलाता है, ठीक है। वी सी एन एग्जाम्पल ऑफ सिमिली इन द पोइम लाइक एज आइडल एज पेंटेड शिप, ठीक है। क्या कहा है कि पोइम में भी हमने एक सिमिली देखी है, एज आइडल एज पेंटेड शिप, ठीक है, ऐसे साकिन जैसे तस्वीर का जहाज, ठीक है। ये सिमिली यूज़ हुई है हमारे पास पोइम में, जो पोइट ने एस टी कॉलेज ने अपने पोइम में यूज़ किया ऑन द ओशन में,